आज हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, इसमें डिटेल में हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। पहले तो हम पूरा डायग्राम पढ़ लेंगे थायराइड ग्लैंड का। इसके बाद चर्चा करेंगे हम थायराइड ग्लैंड का टीएस सेक्शन पे, यानी इसे जब हम कट करेंगे तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से ये हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है और उसका फंक्शन क्या है। सब कुछ थायराइड ग्लैंड के बारे में आज हम लोग एक ही वीडियो सेशन में, या समझो तो एक ही क्लास में हम लोग सब कुछ जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लोकेशन समझिए सबका। थायराइड ग्लैंड ये एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब आपको समझना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ सिक्रीशन को सिक्रीट करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड के जरिए वो अपने टारगेट ऑर्गन पे चला जाता है और वहाँ जाकर जो सिक्रीट हुआ है केमिकल सब्सटेंस उसे हम हार्मोन कहेंगे, और वो हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन पे जाकर के काम करेगा। समझ गए इस बात को। हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन वो अपना एक्शन परफेक्शन के टाइप का करता है, यानी परफेक्ट करेगा। समझ गए। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किस चीज़ पे, थायराइड ग्लैंड। इसका लोकेशन कहाँ होता है? हमारे नेक के पास होता है। जैसे आपने पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, इसका लोकेशन होता है ब्रेन में। और इससे जैसे ही हम नीचे आते हैं तो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन हो जाता है कहाँ? नेक रीजन में हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कोई है तो वो है कौन? थायराइड ग्लैंड। इसका विजिबिलिटी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने के बराबर होता है, लेकिन कंट्रोल वो थायराइड ग्लैंड को भी कर देता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। इसका जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्मल होता है। अब ओरिजिन को समझिए। एंडोडर्मल क्या? जाइगोट तो आप लोग समझती हैं। जाइगोट किसको कहते हैं? जब स्पर्म और ओवम मिलेगा आपस में, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट कौन हो जाता है? जाइगोट। और जाइगोट का जब डेवलपमेंट होगा, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ, इस तरीके से करते हुए तो एक स्टेज आ जाता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में होता है 3 लेयर। सबसे बाहर होता है एक्टोडर्म, उसके बाद होता है मीजोडर्म, और सबसे अंदर होता है एंडोडर्म। तो थायराइड ग्लैंड का जो ओरिजिन होता है एम्ब्रियो के एंडोडर्मल वाले पार्ट से होता है। जबकि आप लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, वहीं थायराइड ग्लैंड का जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा? एंडोडर्मल होगा। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। साथ में लोकेशन इसका कहाँ हो गया? तो सबसे पहले देखिए डायग्राम पे आप नज़र डालिए। ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम कहते हैं क्या? आ जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इस तरफ से। लैरिंग्स को देखो, लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये लैरिंग्स है और नीचे है ये ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। तो लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में आपको ये जो देख रहे हैं, इस साइड और इस साइड, यानी बाइलोब्ड। कितने लोब में है? 2 लोब में है। बाइलोब्ड थायराइड ग्लैंड को आप यहाँ देख सकती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आगे के पार्ट में होता है। इस वजह से यहाँ लिखे हैं लोकेशन में वेंट्रोलैटरल साइड। वेंट्रोलैटरल साइड यानी आगे और बगल में। समझ गए? क्योंकि ये जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं
ये थायराइड ग्लैंड, दो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब को जोड़ता कौन है? एक कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है क्या? इस्थमस। इसका नेचर कैसा होता है? नॉन ग्लैंडुलर होता है, ये कोई सिक्रीशन को सिक्रेट नहीं करता है। तो लिख दिए हैं क्या कि नॉन ग्लैंडुलर। ये क्या होता है? फ्लैप होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जैसा कि नाम है कनेक्टिव टिश्यू, इससे ही पता चल जाता है कि ये बॉडी पार्ट्स को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो ये दो थायराइड ग्लैंड के लोब को ये बीच में कनेक्ट करता है, जो कि ग्लैंडुलर नेचर का नहीं होता है। ये कोई ग्लैंड को सिक्रीशन, किसी भी हार्मोन को सिक्रीशन ये नहीं करता है। समझ गए? ये तो वेंट्रोलैटरल साइड इसीलिए कहा गया, फ्रंट पे भी है और किनारे किनारे में भी है। तो किनारे किनारे को हम बोलते हैं लैटरल साइड, और फ्रंट पे है तो फ्रंट हो गया। किसके बीच में है? बिटवीन द लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स एंड ट्रैकिया के बीच में है। ट्रैकिया जिसे हम बोलते हैं क्या? विंड पाइप बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका लोकेशन हो गया कैसा? वेंट्रोलैटरल साइड बिटवीन द लैरिंग्स एंड द ट्रैकिया इन द नेक रीजन। अब इसका शेप पे हम बात करें कि शेप आपको दिखेगा कैसे। तो शेप आप ध्यान से देखिए, ये एक साइड है, इस तरफ एक थायराइड ग्लैंड है, एक लोब, ये दूसरा लोब है, और दोनों को बीच में कनेक्ट करने वाला कौन है? इस्थमस। तो आपको कौन सा अंग्रेजी का लेटर लिखा हुआ है नजर आ गया? H। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? H शेप्ड होता है। कैसा होता है? H शेप्ड होता है। ठीक है। अब देखिए, ये तो आप बाहर से थायराइड ग्लैंड को देख रहे हैं ना, अब इसे हम कट करके देखेंगे, यानी सेक्शन वाइज कट करके देखेंगे और देखेंगे कि इनसाइड द थायराइड ग्लैंड हमें माइक्रोस्कोप पे कैसा दिखता है। तो देखिए कैसा दिखेगा। जब इसे आप टीएस काटिएगा तो आपको इस तरीके का एक डायग्राम मिलेगा, जिसमें ऐसा एक राउंडेड शेप का सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होगा। ये देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से एक थैलीनुमा क्या कर दिए हैं? स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिए हैं। और जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ये जिस सेल से घिरा रहेगा वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है ये कहलाता है आपको क्या? फॉलिकल। क्या कहलाएगा? फॉलिकल कहलाएगा। तो इस तरीके से इसमें कई फॉलिकल है, एक फॉलिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भरा पड़ा है। लेकिन आप जब देखिएगा तो किसी एक को ही फोकस करिएगा ना, बाकी कट गया है। ये फॉलिकल पूरा इस तरीके से होता, ये इस तरीके से होता, ऐसे इस तरीके से पूरा का पूरा फॉलिकल से भरा पड़ा होता है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव है फॉलिकल्स को समझना। फॉलिकल्स के जो चारों तरफ वाले जो सेल्स होते हैं वो बने होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। और कई बार ये क्वेश्चन बन करके आ जाता है जहां आप लोगों का नज़र ही नहीं होता। पूछेगा कि फॉलिकल्स कौन से एपिथेलियम से बना होता है, तो आप आंसर करिएगा कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ठीक है। अब एक फॉलिकल है और ये दूसरा फॉलिकल्स है, इन दोनों के बीच में ब्लड सप्लाई के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो ये सब है ब्लड वेसल्स है। ये सब क्या है? ब्लड वेसल्स है, ताकि न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में फॉलिकल्स को मिलता रहे। ठीक है। फिर देखिए, दो फॉलिकल्स के बीच का जो स्पेस है, इंटरफॉलिकुलर स्पेस, उसमें भी कुछ सेल्स हैं। देख रहे हैं इस तरीके कुछ सेल्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। इन सारे सेल्स को हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल्स के जो आउटसाइड में है उसे हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। और इसका काम क्या है कि एक हार्मोन को ये सिक्रीट करता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, या हम इसको कहेंगे टीसीटी। और कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? तो सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, लेकिन उसके कौन से सेल सिक्रीट करता है? तो पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करता है। समझ गए? अब आ जाइए, पैराफॉलिकुलर सेल्स के बाद हम फिर से पहुंच जाते हैं किस चीज़ पे? फॉलिकल्स पे। किस पे पहुंचते हैं? फॉलिकल्स पे। तो फॉलिकल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम का नेचर ही होता है
कि किसी न किसी चीज को सिक्रीट करना, स्रावित करना। और इसका नेचर कैसा होता है? ग्लैंडुलर नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है? ग्लैंडुलर नेचर होता है। तो ग्लैंड हो ही गया तो कुछ न कुछ सिक्रीशन को क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। तो आप यहाँ देखिए, ये जो फॉलिकल्स हैं, आ जाओ, चलो इधर जाओ, इस तरफ से, ठीक है। फॉलिकल्स है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ होता है, फिल्ड विथ, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जो फॉलिकल्स है इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ होता है, ये सब जो सिक्रीट करेगा कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो सिक्रीट करेगा, इसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। क्या नाम है इसका? थायरोग्लोबुलिन। ये बार बार जब आप रिपीट करिएगा अपने माइंड में तो आपको याद हो जाएगा। फॉलिकल्स भरा पड़ा होता है किस चीज से? थायरोग्लोबुलिन से। इसका नेचर कैसा होता है? क्लोराइड। इसका नेचर कैसा होता है? क्लोराइड। अब क्लोराइडल सब्सटेंस को कैसे समझेंगे? आपने देखा होगा कि जब चीनी और पानी को जब आप घोल देते हैं तो आपको चीनी फिर दिखता है ग्लास में? नहीं दिखता है। खांसी की दवाई आप लोगों ने देखा होगा कि खांसी की दवाई में जो पार्टिकल्स होता है आप लोग को दिखता है ना? दिखा ना? खांसी के पार्टिकल्स को जब हम निकाल करके पिएंगे तो दिखता नहीं है उसका पार्टिकल्स? दिखता है, ठीक है। तो खांसी की जो दवाई का जो सॉल्यूशन हो गया उसे बोलते हैं सस्पेंशन। और आपने चीनी और पानी को मिलाकर के जो शरबत बनाया वो कहलाएगा आपको ट्रू सॉल्यूशन। तो इसमें पार्टिकल्स आपको दिख नहीं रहा है, ट्रू सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल्स आपको दिख नहीं रहा है। दिख रहा है किस चीज़ में? सस्पेंशन में। तो सस्पेंशन से जो पार्टिकल्स छोटा हो गया और सॉल्यूशन से थोड़ा सा जो बड़ा हो गया और उस तरह का कोई पार्टिकल कोई सॉल्यूशन को बनाता है तो वो कहलाता है क्लोराइड। वो क्या कहलाएगा? क्लोराइड कहलाएगा। तो इसका नेचर कैसा होता है? क्लोराइड होता है, क्लोराइडल सॉल्यूशन होता है। और एक्चुअली फिल्ड होता है किस चीज से? थायरोग्लोबुलिन से। थायरोग्लोबुलिन करता क्या है? यही बनाता है आपको थायरॉक्सिन बनाता है। थायरोग्लोबुलिन ही आगे चल करके क्या बनाता है? थायरॉक्सिन बनाता है। और थायरॉक्सिन हो जाता है दो तरीके का, एक होता है T3 और एक होता है T4। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस पर ही देख लीजिए। फॉलिकल्स भरा हुआ होता है किस चीज से? थायरोग्लोबुलिन से। और थायरोग्लोबुलिन का काम है कि ये ट्राई आयोडोथायरोनिन को और ये आयोडीन को बॉडी में स्टोर करने का काम करता है। समझ गए? हमें आयोडीन की आवश्यकता कितनी होती है पर डे? हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है 120 माइक्रोग्राम। 120 माइक्रोग्राम हमें हर दिन आयोडीन की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ ये सप्लाई किस फॉर्म में होता है? नमक में ऑलरेडी मिला करके आयोडीन गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि जो समुद्र है उसका जो नमक है उसमें ऑलरेडी आयोडीन है, नहीं है, ऐसा नहीं है। बाद में जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना जो नमक बनाने वाली कंपनियां हैं वो आयोडीन उसमें मिला करके ही हम लोगों को क्या करती है? सेल सप्लाई करती है, ठीक है। तो 120 मिलीग्राम की हमें क्या होती है? इसकी माइक्रोग्राम की, मिलीग्राम बड़ा हो जाएगा, माइक्रोग्राम और भी छोटा होता है, माइक्रोग्राम की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थायरोग्लोबुलिन जो आयोडीन को स्टोर करता है और थायरॉक्सिन बनाता है, ये एक बार सिक्रीट हो जाए तो कम से कम 3 महीने के लिए सफिशिएंट हो जाता है। कितने दिनों के लिए? 3 महीनों के लिए सफिशिएंट हो जाता है। इसलिए जब कभी भी कोई थायराइड का चेक करवाता है उसके साथ थायरोग्लोबुलिन का भी चेक करा लेता है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप 3 महीने के बाद इसको फिर से क्या कराइएगा? रीचेकअप करा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन में आप दवाई खाए आपको ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। 3 महीने के बाद, क्योंकि जितना सफिशिएंट अमाउंट में है उसका कुछ अमाउंट घटेगा तभी ना आप चेक कराएंगे। ये तो क्लियर हो गया थायरोग्लोबुलिन। आगे देखिए, थायराइड इज द ओनली ग्लैंड विच स्टोर इट्स हार्मोन इन इनएक्टिव फॉर्म। जो थायरोग्लोबुलिन आप देख रहे हैं जो बनाएगा थायरॉक्सिन,
इसमें भी जो दो तरीके का होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में यानी है लेकिन काम नहीं कर रहा है। जैसे हनुमान जी इनएक्टिव फॉर्म में रहते थे ना, तो जामवंत जी उनको जाकर के उकसाते थे कि हाँ हनुमान तुम्हें बहुत ताकत है, तब जाकर के उनको ताकत का क्या होता था? एहसास होता था। ठीक उसी तरीके से थायरोग्लोबुलिन इनएक्टिव फॉर्म में है। समझ गए? जब जरूरत होगा तो ये अपना एक्टिविटी अपना शुरू करेगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ आ जाइए, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। थायरोग्लोबुलिन आगे चल करके आपको बनाता है क्या? थायरॉक्सिन। अब यहाँ से एक सवाल और पूछेगा कि थायरॉक्सिन किस चीज़ से बना होता है? तो थायरॉक्सिन बना होता है टायरोसिन अमीनो एसिड से। किससे बना होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड। अभी तो याद है, लेकिन जब एग्जाम रहेगा तो याद नहीं रहेगा। थायरॉक्सिन डिराइवेटिव होता है टायरोसिन का। टायरोसिन क्या है? एक तरीके का अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होता है? वो वैसा मोनोमर जो प्रोटीन बनाने में क्या करता है? मदद करता है। समझ गए? और हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है 20, कितना? 20, जिसमें 8 एसेंशियल है और बाकी जो 12 है वो नॉन एसेंशियल है। ये हम प्रोटीन जब हम पढ़ाएंगे तब उसमें हम चर्चा करेंगे। समझ गए? अभी तक जो खोजा गया है मोर देन 150 अमीनो एसिड्स को खोज लिया गया है, लेकिन हमारे शरीर में जो जरूरत होती है वो होता है केवल 120 का। उसमें से थायरॉक्सिन बनाने के लिए जो अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है वो है कौन सा? टायरोसिन। कौन है? टायरोसिन। जब हम कोई खाना उना खाते हैं उसी से हमारा टायरोसिन क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब देखिए थायरॉक्सिन कितने तरीके का? 2 तरीके का, T3 एंड T4। समझ गए? T3 जो डायरेक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है कितना परसेंट? 20%। और T4 कितना हो जाता है? 80%। T4 कितना होता है? 80% हो जाता है। लेकिन जो कम बना उसकी इफिशियंसी क्या होती है? ज़्यादा। देखो बना है T3 कितना? केवल 20% ना, लेकिन ये T4 से 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कितना होता है? 4 गुना ज़्यादा। T3 इज 4 times मोर इफेक्टिव देन T4। क्लियर? अब देखिए T4 इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब एक्शन करना हो तो जब भी ये टिश्यू तक पहुंचेगा, कौन? T4, तो वहां जाके कन्वर्ट कर जाता है किस चीज में? T3 में। किस चीज में कन्वर्ट कर जाता है? T3 में। तो देखिए देखिए चेंजेज इनटू T3 ऑन रीचिंग द टिश्यू। कौन? T4। जब टिश्यू तक पहुंचता है तो T4 कन्वर्ट कर जाता है किस चीज में? T3। यानी फाइनली जो एक्शन करने वाला जो थायरॉक्सिन है वो कौन है? T3 है। और T3 इज द 4 times मोर इफेक्टिव देन द T4। क्लियर? ये यहाँ तक तो समझ चुके हैं। एक बार और समझ लीजिए समरी से। आपने देखा थायरॉयड ग्लैंड बना होता है फॉलिकल से। थायरॉयड ग्लैंड बना होता है फॉलिकल से। फॉलिकल भरा पड़ा होता है थायरोग्लोबुलिन से। थायरोग्लोबुलिन बनाता है क्या? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कितने तरीके के? 2 तरीके का, T3 एंड T4। T3 20% बनता है और T4 80%। लेकिन फाइनली जब टिश्यू पे एक्शन करना हो तो T4 कन्वर्ट कर जाता है किस चीज में? T3 में। समझ गए? थायरोग्लोबुलिन, थायरॉक्सिन, फिर T3 एंड T4 फॉलिकल्स में। दूसरी बात, पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या बना रहा था? कैल्सिटोनिन। इसको इग्नोर नहीं करिएगा। यानी थायरॉयड ग्लैंड कहा जाए तो 2 तरीके का हार्मोन बना रहा है, एक थायरॉक्सिन और एक कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन भले हो गया कितने तरीके का? 2 तरीके का। दिमाग में गया पूरा? थायरॉयड ग्लैंड कितने तरीके का हार्मोन बनाता है? 2 तरीके का बनाता है, एक थायरॉक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन कौन बनाता है? थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन कहाँ बनता है? फॉलिकल्स में। और कैल्सिटोनिन कौन बनाता है? पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाता है।
कैल्सिटोनिन कौन बनाता है? पैरा फॉलिकुलर सेल्स। यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया। अब आगे समझिए फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का काम क्या है? तो ये यहाँ एक लिख दिए हैं, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही जरूरी हार्मोन है, क्योंकि हर एक 28 दिन पे, जिसको हम बोलते हैं लूनर मंथ, 28 डेज को हम मंथ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लूनर मंथ। 28 डेज पे एक साइकिल चलते रहता है यूट्रस में एंड ओवरी में, दोनों जगहों पे। तो उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसको रेगुलेट कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। यानी थायराइड का लेवल इधर उधर होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो सकता है? फ्लक्चुएट कर सकता है, इधर उधर हो सकता है। आगे देखिए, पहला काम इसका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो तो उनके खाने में आयोडीन का अमाउंट प्रचुर मात्रा में, यानी जितना चाहिए उतना उन्हें देना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग फिटस है इनसाइड द ओवरी, जो बच्चा डेवलप कर रहा है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायरॉक्सिन का होना क्या है? जरूरी है। तो ग्रोथ में काम करता है और डेवलपमेंट में। ग्रोथ और डेवलपमेंट 3 तरीके का होता है। एक तो होता है फिजिकल, यानी बॉडी से, बॉडी का पोस्चर से। दूसरा हो गया सेक्सुअल, यानी उसका सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? अच्छे तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा? मेंटल। यदि किसी बच्चे को आयोडीन का कमी हो जाए, जब वो गर्भ में पल रहा था उस समय, तो हो सकता है कि वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाए, ब्रेन से उतना पावरफुल ना हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। सेकंड काम है इट रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी BMR। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? हाँ, हमारे बॉडी में जितना केमिकल रिएक्शन चल रहा है उन सबों को भी नियंत्रण कौन करता है? आपका BMR के जरिए थायरॉक्सिन ही करता है। यदि किसी के बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट यदि बढ़ जाए, ऊपर का जो चिन्ह दिए हैं वो दिखा रहे हैं कि वो इंक्रीज कर जाए, तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? वेट लॉस, यानी आदमी काफ़ी दुबला पतला भी, तो थायराइड से दोनों प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापा भी और दुबलाता भी है। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? दुबला हो जाएगा। ठीक है। इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ इंजाइम सोडियम पोटासियम ATPase। अब जब कभी भी इंजाइम का नाम आपके दिमाग में आएगा, लिखा हुआ रहेगा तो लास्ट में लिखा रहेगा ASE। जहाँ कहीं भी लास्ट में ASE लिखा रहे तो इसका मतलब समझिएगा कि वो क्या है? इंजाइम है। तो ये कंट्रोल करता है सोडियम पोटासियम ATPase का। अब सोडियम पोटासियम ATPase का अमाउंट यदि हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट भी नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारे बॉडी में एनर्जी भी क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। नहीं, तो यानी सोडियम पोटासियम ATPase की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है कौन? थायरॉक्सिन। ये जितना भी पॉइंट बता रहे हैं ये सब आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काफ़ी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों तरीके से इसमें आपका ये हम क्लियर कर चुके। यदि सब्जेक्टिव एग्जाम आपको देना है तो डायग्राम वगैरह इन सबों का चर्चा कर लीजिएगा। इन्हीं सबों में छोटा छोटा सवाल पे भी हम चर्चा कर लिए हैं। ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि थायराइड ग्लैंड काम कैसे करता है, तब तक इतना नोट कर लीजिए। ठीक है।